हाँ तो बेटा कल जो है तुम्हारे मैंने व्हाट्सएप पर कंटेंट सेंड कर दिया था, ठीक है। तुम्हारे पास में कंटेंट पहुंच चुका है। बाइनोमियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी ही मैंने तुम्हें कंटेंट में दे दिया। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं इंडिविजुअल बेसिस पर उनके सॉल्यूशंस और वो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, ठीक है। तो अब तुम्हें करना क्या है, देखो ध्यान से समझ लो सभी लोग कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन क्लासेस तो हो नहीं पाएंगी, आपका एग्जाम का वो जरूर आ जाएगा। हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि एग्जाम की जो डेट है आपकी वो एक्सटेंड कर दी जाए बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। तो अब तुम ये मान के चलो केवल और केवल 20 डेज ही नहीं है हमारे पास में कैलकुलस करने के लिए। वी कुड हैव अ मच मोर टाइम टू सॉल्व कैलकुलस इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन। तो अब क्या करना है, हमारा मेन मोटिव क्या है? मोटिव ये है बेटा कि बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो भी नोट्स हैं वो तो मैंने आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए हैं। अच्छा उसमें क्या है, जितने जो भी कैंडिडेट्स अभी ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो उनको भी ऐड करो किसी भी तरीके से, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स, सारे के सारे कैंडिडेट्स ग्रुप में होने चाहिए। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा बेटा या तो आपको वीडियोस यहाँ से रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, और इट माइट बी पॉसिबल अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक रही तो हम लोग लाइव इंटरेक्शन भी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन लाइव इंटरेक्शन हो पाए या ना हो पाए, आपको मेरे टाइप नोट्स मतलब मेरे हाथों से लिखे हुए प्रॉपर तरीके से पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स होना व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज आपको वीडियोस के लिंक, क्योंकि बलूनी का जो ऐप है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, और आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बाइनोमियल और आपका कैलकुलस, ये इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा। तो तुम ये मान के चलना कि मई में जो एग्ज़ाम है वो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, उसकी डेट्स आगे मतलब पेंडिंग किया जा सकता है, उसको पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है। अब तुम सोचो अगर क्लासेस चलती रहती तो ठीक ठाक तरीके से काम हो जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ इस प्रॉब्लम की वजह से अब क्या करना क्या है कि तुम्हें कनेक्ट रहना है व्हाट्सएप के थ्रू, प्रॉपरली एक्टिव रहो उस पर, क्वेश्चंस वगैरह जो पूछने हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछो, मैं सॉल्यूशंस उसके सेंड कर दूंगा वेदर इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, और देयर आर अदर मेथड्स आल्सो टू सॉल्व योर डाउट्स। उनके वीडियोस की क्लिप डाल सकता हूँ मैं तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल पर, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल के मैं आपको सॉल्यूशन भेज सकता हूँ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो बस कनेक्टेड रहना है, डिस्कनेक्ट नहीं होना है। बस डिस्कनेक्ट हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं बेटा आज। बाइनोमियल की थ्योरेटिकल जो भी कंटेंट है वो लगभग सारा ही कवर कर लेंगे, और बहुत बेसिक लेवल पर चीज़ें बतानी है मेरे को, जिससे कि मेंस लेवल के आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उस लेवल से ऊपर का क्वेश्चन मेंस में आपको नहीं मिलेगा, और तुम ये मान के चलो कि मेंस का क्वेश्चन अगर हो गया तो वी हैव कंप्लीटेड आवर टारगेट, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या मतलब है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये मतलब है, जब भी बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होता है कि पावर, एक्सपोनेंट पावर जिसकी बढ़ा दी जाए, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का सिंपल सा मतलब अगर जैसे जनरलाइज वे में बात की जाए तो जैसे कि आपके पास में दो टर्म्स हैं, जैसे ए एक्स है और एक ए है, दोनों की पावर रेज करते चलेगा, पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, फिर 4 पावर, फिर 5 पावर। तो हमने क्या देखा कि देयर आर सर्टेन पैटर्न्स इन अ कोफिशिएंट्स एंड पावर, पावर के अरेंजमेंट में भी एक सर्टेन रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। तो फिर हमने क्या करा कि अगर इसी पावर को रेज करते करते n इंटीजर्स नेचुरल नंबर तक लेकर आया जाए, तो फिर ये एक्सपेंशन जो पूरा का पूरा आपका लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी और कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन उसको बोला जाता है। बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, है ना। बाई का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म, एक्सपेंशन का मतलब पावर को रेज करके एक्सपेंशन क्या आएगा। जैसे आप सिंपल सी बातचीत अगर करें हम लोग, सिंपल सी बात समझना, जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं पर a प्लस बी की पावर 0, तो कितना आएगा 1 आएगा। कहीं लिखा है a प्लस बी की पावर 1, तो क्या आएगा a प्लस बी आएगा। कहीं लिखा है a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और कहीं लिखा है a प्लस बी की पावर 3, तो आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। कहीं लिखा है a प्लस बी की पावर 4, तो आएगा a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस
6ab स्क्वायर 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो तुम ये समझो ये चीजें निकल कर आ रही है, इसी तरीके से एक्सपेंशन आएगा। और ये एक्सपेंशन ऐसे है जो आप अपने तरफ से भी पता कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ये निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी में a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो। a प्लस बी का क्यूब निकालना है तो a प्लस बी का स्क्वायर आपको पता चला है, उसमें a प्लस बी से कर दो। a प्लस बी का पावर 4 निकालना है तो a प्लस बी का क्यूब पता है, उसमें a प्लस बी से कर दो, तो ये आते चले जाते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें पैटर्न समझने की कोशिश की जिससे कि nth पावर का एक्सपेंशन लिखा जा सके। ठीक है, तो nth पावर का एक्सपेंशन लिखने से पहले पैटर्न को समझने की कोशिश करो। तो वो दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। द फर्स्ट वन थिंग कि हर एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एंड द सेकंड वन थिंग कि कोफिशिएंट्स और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर चेक करो तो इसकी एक्सपोनेंट पावर 0 है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं 1। यहाँ एक्सपोनेंट पावर है 1, नंबर ऑफ टर्म्स है इस पे 2। यहाँ एक्सपोनेंट पावर है 2, नंबर ऑफ टर्म्स है 3। यहाँ एक्सपोनेंट पावर है 3, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है 4। यहाँ एक्सपोनेंट पावर 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स है एक्सपेंशन में 5। तो इतना क्लियर है कि अगर x प्लस a बाइनोमियल में एक्सपोनेंट पावर अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने आएंगे n प्लस 1। ठीक है, तो एक ज्यादा आता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन आएगा आपका n प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन आएगा आपका n प्लस 1, यानी n प्लस 1 एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स होंगे आपके। ठीक है, और ये बात होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पर बात करते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि आपके पास में कुछ इंटीजर्स में नंबर्स है ना, जैसे 5 चॉकलेट्स हैं और उन 5 चॉकलेट्स को आपको 2 कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बाइनोमियल। तो 2 कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका है कि एक को पूरी ही 5 चॉकलेट दे दी जाए, दूसरे को 0 चॉकलेट, एक को 4, फिर एक को 1, फिर 3 और 2, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा 2 बच्चों में। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिसको शुरुआत में 5 मिली थी उसको एक भी ना देकर दूसरे को पूरी 5 दे दी जाए। सेम इसी तरीके से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। एक असेंडिंग, एक टर्म पर पावर असेंडिंग ऑर्डर में होती है, एक टर्म पर पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। अब दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, जैसे कि मैं इसकी बात करूं, केवल पावर्स की अभी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्लियर हो गए कि अगर पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन n प्लस 1 आएंगे। अब दिमाग दौड़ाओ, यहाँ पर पावर 3 है तो पहले क्या होगा कि ये पूरी पावर a पर चली जाएगी, फिर b पर एक b आ जाएगा, a पर एक पावर कम हो जाएगी, फिर a पर एक पावर और कम होकर b पर और पावर आ जाएगी, और फिर टोटल पावर b पर चली जाएगी। सेम काम यहाँ हो रहा है, पहले पूरी पावर a पर चलेगी, फिर a से एक पावर कम होकर b इंट्रोड्यूस कराया, फिर a से एक और पावर कम करके b को 2 बार इंट्रोड्यूस कराया, और फिर a से एक पावर और कम कर b को 3 टाइम्स इंट्रोड्यूस कराकर फाइनली a पर कोई भी पावर नहीं और b पर टोटल पावर आ चुकी है। तो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें समझ में आना चाहिए। सेम काम यहाँ पर भी समझने की कोशिश करो, ये x है ये a है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले टर्म में कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहे, केवल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो देखो पहले टोटल पावर चली गई थी x पर, फिर x से एक पावर कम हो गई, फिर एक और पावर कम होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी कि x पर पावर क्या हो चुकी है, यहाँ पर आते आते 0, यानी कि x पर पावर डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप बिगिनिंग से एंड की तरफ जा रहे हो। बिगिनिंग से एंड की तरफ जाने पर x पर पावर रिड्यूस हो रही है हर बार 1 से, और हर बार 1 से x पर पावर रिड्यूस होने पर y जो आपका सेकंड टर्म है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, दैट इज a, उस पर पावर इंट्रोड्यूस हो रही है। जैसे यहाँ पर a पर पावर कितना था 0, फिर 0 से 1 पर पहुंचा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और फिर टोटल पावर किस पर चली गई बेटा, a पर टोटल पावर जा चुकी है। ठीक है, तो ये पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ध्यान से समझ लेना कि दोनों ही बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है, दोनों ही बाइनोमियल के जो इंटरनल बेस में टर्म्स हैं उन पर डिस्ट्रीब्यूशन की पावर का सम हमेशा टोटल पावर के बराबर आएगा। जैसे कि आपने 5 चॉकलेट्स 2 बच्चों को दी है, तो इतना क्लियर है कि उन दोनों बच्चों को बुलाकर आपने चॉकलेट काउंट की तो हमेशा 5 ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, x पर पावर n प्लस n माइनस 4 है,
तो इस पर 100% 4 होगी। अगर a पर पावर 3 है तो 100% इस पर n-3 होगी। तो तुम समझ सकते हो कि एक बच्चे पर पावर, जैसे मान लो मैं तुमसे कहता हूँ n चॉकलेट्स 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जिसमें पहले बच्चे पर 16 चॉकलेट है, तो 100% बेटा n-16 चॉकलेट दूसरे बच्चे पर होंगी। ठीक है, यही तो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो कैंडिडेट नहीं है। तो ये पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि दोनों ही टर्म्स पर एक्सपोनेंट पावर्स का सम हमेशा टोटल पावर के बराबर आता है। ठीक है, अब कोफिशिएंट्स पर आ जाओ। तो कोफिशिएंट्स के लिए क्या हुआ है, जैसे कि कोफिशिएंट्स के लिए पास्कल ने एक लॉ दिया, दैट इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ने क्या बताया कि बाइनोमियल में जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो बाइनोमियल में कोफिशिएंट किस तरीके से, वो समझना। इस तरीके से एक पास्कल ने ट्रायंगल दिया जिसमें कोफिशिएंट्स की बात की गई। जैसे ये 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग तो ये मान लो कि ये टर्म लिखा है, ये पहला। फिर उसके बाद देखो 1 2 1 1 2 1 कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि देखो a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और पावर को रिड्यूस करते हुए 2 और फिर 1। फिर उसके बाद 1 3 3 1। तो देखो a क्यूब का कोफिशिएंट 1, a स्क्वायर b का कोफिशिएंट 3, फिर ab स्क्वायर का भी 3 और b क्यूब। सीक्वेंस इसी तरीके से लिखना है, जैसे बताया ना, एक पावर डिक्रीज हो रही है तो एक इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर चेक करो इस तरीके से। तो ये देखो a की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, a की पावर क्यूब b का कोफिशिएंट 4। ये देखो इन दोनों का एडिशन होकर ये आएगा 3 और 3 ये ऐड हो गया 6 हो गया, 3 और 1 ये 4 हो गया और ये 1 इधर आ गया। सेम इसी तरीके से नीचे भी आएंगे, 1 को स्लाइटली इधर लिख दिया जाएगा, 1 और 4 का एडिशन ये आएगा। ऐसे समझो, ऐसे चलती है चीजें, ऐसे। ठीक है, ये पास्कल ने हमको दिया था, ये पास्कल ने ट्रायंगल दिया है, इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। तो कोफिशिएंट्स के बारे में ये जानकारी लेता है। ये कोफिशिएंट्स के बारे में पास्कल ट्रायंगल जानकारी देता है। तो देखो तुम a प्लस b की पावर 4 में 4 पावर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में कितने आएंगे, 5। तो 5 टर्म्स आएंगे, तो 5 टर्म्स के लिए तुम देख लो 1 2 3 4 5 ये वाला आएगा, ये पूरा सीक्वेंस पकड़ा जाएगा इसमें। और इसी के कोफिशिएंट्स को यहाँ अरेंज कर दिया। ठीक है, तो 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 1 80। ठीक है, तो इसी तरीके से बाइनोमियल का जो पास्कल ट्रायंगल है वो कोफिशिएंट्स को इंडिकेट करता है, और इन्हीं को बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बेसिस पर भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान से समझो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म किस तरीके से लिखा जाएगा वो समझ लो, कि जैसे x प्लस a की पावर n लिखा है, तो nc0, ध्यान से सुनना, nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 nc5 एंड डॉट 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 लास्ट टर्म जो आएगा ncn आएगा। और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है, nc0 x की पावर n, a की पावर 0, a पर पावर 0, यानी कि n के c के नीचे जो सब लिखा है ना सफिक्स में, वही a की एक्सपोनेंट पावर बनेगा, और टोटल पावर में से ये घटा दिया जाए तो x की पावर आ जाएगी। तो देखो nc1 a पर पावर 1 x की पावर n-1, nc2 a पर पावर 2 x की पावर n-2, nc3 a पर पावर 3 x की पावर n-3, nc4 a पर पावर 4 x की पावर n-4, और फाइनली लास्ट टर्म जो आएगा ncn a पर पावर n x पर पावर 0। ये पूरा का पूरा एनालिसिस इसमें आपको समझना है ध्यान से। तो अब आप ये सोचो कि अगर इसमें जनरल टर्म जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आप जनरल टर्म सीखते हो, सेम काम यहाँ पर भी होगा कि जनरल टर्म कैसे बातचीत की जाए। तो दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। जनरल टर्म की अगर बात की जाए तो ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है। तो तुम सोचो थर्ड टर्म में nc2 आ रहा है, सेकंड टर्म में nc1 आ रहा है, फोर्थ टर्म में nc3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर r प्लस 1th टर्म लिखा है हमने इसका, तो ncr आएगा, एक कम आएगा, यानी कि ये कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है इस सीक्वेंस का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ टर्म में एक कम आ रहा है nc3। तो अगर r प्लस 1th टर्म पर आप इसका जनरल टर्म लिखोगे तो ncr, और तुम्हें पता है, ध्यान से सुनते चलना मेरी बात को, कि तुम्हें पता है कि जो c के नीचे है r,
वही ए की पावर में जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम सोचो NCR जो है उसमें ए पर जो वही पावर जाएगी वो सी के नीचे जो है, तो ए पर पावर आर और टोटल पावर में से अगर आर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये वही वाली बात है कि n में से 16 चॉकलेट घटा दें तो n-16 चॉकलेट दूसरे बच्चे के पास होंगी। तो सेम काम यहाँ पर है कि NCR a पर पावर r x की पावर n-r, ये इसका जनरल टर्म निकल कर आता है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ठीक है। और क्योंकि तुम्हें पता है कि इन टर्म्स को घुमाकर भी लिखा जा सकता है, a जो है वो x की जगह भी लिखा जा सकता है, x जो है वो a की जगह, तो यही एक्सपेंशन जो जनरल टर्म का है वो इस तरीके से भी आ सकता है NCR a पर पावर n-r x पर पावर r, बात हुई है, ठीक है। और इसको तुम्हें पता है बाइनोमियल में, एक बाइनोमियल तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, बाइनोमियल में कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें NCR जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है NC(n-r) के, ठीक है। NCR बराबर NC(n-r), ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और काफी क्वेश्चंस इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। NCR बराबर NC(n-r) और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन कितना हो जाएगा n+1, यानी कि n+1 आर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन। पावर्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मैंने बता दिया। जनरल टर्म का क्या मतलब है कि TR+1 बराबर होगा NCR a पर पावर r x पर पावर n-r, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम इसमें बनकर तैयार होता है और ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन की ये सब बातचीत है। देख लो एक बार तसल्ली से, मेरे साथ इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। और इसमें तुमसे कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, कि कोफिशिएंट बताओ इसका कितना होगा, उसका कितना होगा, वो सब बातें अभी हम लोग देख लेंगे। पहले यहाँ तक देख लीजिए। अब चल हम बताइए। हाँ तो भाई अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, ध्यान से समझना ये x की पावर 7 है इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, और बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है ax प्लस b अपॉन x की पावर 16, ax अपॉन b अपॉन x की पावर 16। और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ कि x की पावर 7 का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, तो ये है। अब इसको करने के काफी सारे तरीके हैं। काफी लोग क्या करते हैं इसमें कि ये मान के चलते हैं कि TR+1 टर्म होगा, उसमें x की पावर 7 आएगा और तब वहां से करेंगे। लेकिन थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की कोशिश करो कि NCR बराबर इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो तुम्हारे पास में लिखा, ध्यान से सुनना, जैसे मान लिखा x प्लस a की पावर n, तो ये तो फर्स्ट प्लेस पर हो गया और ये आपका सेकंड प्लेस पर है। a जो है वो सेकंड प्लेस पर है, x जो फर्स्ट प्लेस पर है। अब दिमाग दौड़ाओ कि अगर TR+1 निकालना है आपको, तो इसमें करना क्या है तुम्हें कि NCR जो सेकंड वाला है उस पर पावर r चढ़ा देंगे और ये x पर फोन आ गया था। ये क्या है कि TR+1 में से NCR x की पावर n-r a की पावर r, ये बनकर तैयार हुआ। अब ये चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है कि सेकंड टर्म पर वो पावर आती है जो c के सफिक्स में होती है, और टोटल पावर को अगर उस
वो टोटल में से वो पावर सब्ट्रैक्ट कर दी जाए एक ही एक्सपोनेंट पावर, तो वो x की पावर होती है, x की पावर n माइनस r, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर समझने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पर दो जगह वेरिएबल्स हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक टाइप की, कि दो जगह वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है आपकी कि केवल एक ही जगह वेरिएबल होना चाहिए। तो तुम सोचो अगर इसमें से मैं x कॉमन ले लूँ थोड़ी देर के लिए, खींच के बाहर कर लेंगे, तो x जब कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 16 और ब्रैकेट के अंदर बनेगा a प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 16, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 कर दो, x की पावर 4, तो ये ऑड पावर आएगी नहीं, तो x की पावर 16 a प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 16 ये लिखा है। अब तुम सोचो कि ये x की पावर 16 तो हर टर्म में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये जो सेकंड टर्म है b अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको कितनी पावर दे दी जाए 16 से निकाल कर, इसको कितनी पावर दे दी जाए, जैसे कि 16 में से ये पावर घटने के बाद 4 पावर बचे, तो तुम सोचो 16 में से क्या घटाया जाए कि 4 बच जाए, 16 में से कितना घटा दे, 12 घटा है, यानी कि इस पर पावर कितनी आ जाए, यहाँ से इससे 6 पावर अगर इस पर ले ली जाए, मतलब ये जो सेकंड टर्म लिखा है इस पर कितनी पावर ले लें हम, 6 पावर, तो इस पर 12 पावर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और इस पर 12 पावर हो जाएगी, ये x की पावर 16 मल्टीप्लाई होगा सब में, तो फाइनली x की पावर 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो बस तुम ये सोचो कि इस पर 6 पावर लेके आना है सेकंड पर, तो x की पावर 16 और इस पर 6 पावर लेके आनी है, तो b अपॉन एक्स स्क्वायर पर पावर 6, और तुम्हें पता है जो सेकंड टर्म पर पावर होती है वही जो है आपके c के सफिक्स में आती है। सफिक्स में कितनी पावर आएगी, जो सेकंड टर्म पर पावर है वही पावर c के सफिक्स में आएगी, और बाकी a पर पावर चली जाएगी, टोटल -6 दैट इज 10 पावर। और फाइनली तुम पाओगे यहाँ से कि यहाँ से तुम्हारा निकल कर आएगा x की पावर 4, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये तो हो जाएगा x की पावर 16 c6 a पर पावर 10 इंटू b पर पावर 6 अपॉन x पर पावर 12, और ये x पर पावर 12 ये इसको खत्म कर देगा, तो फाइनली कितना बचा, x की पावर 4, और x की पावर 4 में कोफिशिएंट्स आपसे पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो ये जो चीज निकल कर आई इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 हो गया, 16 c6 a की पावर 10 b की पावर 6, x की पावर 4 का कोफिशिएंट हो गया। देन आफ्टर दैट अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि कौन विच वन टर्म मेंटेन x की पावर 7, किस टर्म में x की पावर 4 आएगा, तो तुम सोचो इसका कौन सा टर्म है ये अगर यहाँ पर ध्यान से समझना, ये r प्लस 1th टर्म था तब NCR आया था, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 16 c6 आया है तो ये 7th टर्म हो जाएगा इसका, यानी कि 7th टर्म ऑफ आवर बाइनोमियल मेंटेन x की पावर 4, 7th टर्म ऑफ आवर बाइनोमियल मेंटेन x की पावर 4, यानी कि 16 c6 है ना, तो इससे एक टर्म ज्यादा होगा 7th टर्म। सेम काम यहाँ पर है, देखो तुम सोचो यहाँ पर tr+1 लिखा है, तो tr+1th टर्म में NCR आता है, तो NCR जिसमें आ रहा है उससे अगला टर्म होगा, तो 7th टर्म है जिसमें x की पावर 4 आएगा, और इसका x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 16 c6 a की पावर 10 b की पावर 6। लेकिन इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है कोफिशिएंट, एक होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात की जाए तो बाइनोमियल कोफिशिएंट केवल इतना होगा, यानी कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का 16 से 6 बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग बात होती है
केवल कोफिशिएंट अलग था। तो कोफिशिएंट की बात की जाए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 16 से 6 a की पावर 10 b की पावर 6। टर्म कौन सा होगा? सेवेंथ टर्म। और बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा 16 से 6 निकालने का शॉर्ट ट्रिक तरीका। ठीक, देख लो एक बार, बताओ तसल्ली से बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हें उसमें मिल जाएंगे जो मैंने मेरे हैंड राइटेड नोट्स है ना, उसमें तुम देखना सिस्टमेटिक तरीके से x की पावर कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएंगे पूरा। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ इससे रिलेटेड है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 6, ये 6 लिखी पावर ध्यान से समझना। तो आपसे कह रहा फाइंड आउट टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि क्वेश्चन को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब समझ लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का इतना सा मतलब है कि वो बाइनोमियल इस बाइनोमियल, इसको बाइनोमियल कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है, आपको लग रहा है ट्राइनोमियल है, लेकिन बाइनोमियल है, कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल फंक्शन। उसको इंटरनल फंक्शन को कन्वर्ट करने का आपसे ये कहा जा रहा है कि वो टर्म बताओ जिसमें वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व ना हो, मतलब x की पावर क्या होना चाहिए? 0। तो वो टर्म कौन सा होगा? ठीक है, वो बताना है। फाइंड आउट टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, निकालो एक बार बेटा, कोशिश करो ऐसे करने की, तो बताता हूँ। इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मेरे टाइप जो हैंड राइटेड नोट्स उसमें मिल जाएंगे, लाइन से हैं, है ना, और उसमें कोई दिक्कत है वो वहीं पर पूछ लेना मेरे से। और फिर इसके बाद फर्दर अगले आर्टिकल पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप x इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, तो सबसे पहले तो इंटरनलाइज जो फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर ले आप। कैसे लिखा जा सकता है इसको? x माइनस 1/x की पावर कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वो दिया ही इसीलिए की पावर 6। x माइनस 1/x की पावर कंप्लीट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 2ab। ठीक है, तो फाइनली ये स्टेटमेंट बाइनोमियल का निकल कर कहाँ जाएगा? ये निकल कर जाएगा x माइनस 1/x की पावर 12। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 आ गया। अब दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, x माइनस 1/x की पावर 12 हो गया। अब आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म निकालना है, तो सबसे पहले तो ये समझो दो जगह वेरिएबल है, और दो जगह अगर वेरिएबल है अलग अलग, इट्स योर फंडामेंटल रिस्पांसिबिलिटी कि केवल एक ही जगह होना चाहिए। तो क्या कॉमन ले लें इसमें से? x कॉमन जब लोगे तो फाइनली x की पावर 12 आ गया, और ये आपका बनेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर की पावर 12। अब तुम सोचो सेकंड टर्म पर 12 से कितनी पावर ली जाए। सेकंड टर्म में इस बात का ध्यान रखना, अलजेब्रिक साइन मत भूलना, यानी कि सेकंड टर्म केवल 1/x स्क्वायर नहीं है,
-1/x² है। क्यों? क्योंकि बेटा माइनस अगर कंसीडर नहीं किया, मान लो कि इस पर ऑड पावर ली तो नेगेटिव आना चाहिए था, वो टर्म आएगा पॉजिटिव। तो इसलिए ध्यान से समझना, एल्जेब्रिक साइन कंसीडरेशन लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बेसिक फंडामेंटल दिक्कत हो जाती है। तो -1/x², 12 में से कितनी पावर इस पर ले ली जाए जिससे कि ये 12 से खत्म होकर 0 हो जाए। तो अल्टीमेटली तुम सोचो, -1/x² पर पहले से ही स्क्वायर पावर है, अगर 6 पावर 12 से ले ली जाए, मतलब इससे कितनी भीख मांग रहे हम 6 की। अगर 6 की भीख इस पर सेकंड नंबर दे दी तो 12 से 12 खत्म हो जाएगा। तो फाइनली देखना ध्यान से, x की पावर 12 और -1/x² पर पावर कितनी हो गई 6, ठीक है। और इस पर पावर 6 हो गई तो 1 पर पावर कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि दोनों पावर ऐड होकर कितनी आनी है 12, और बाकी सफिक्स में आएगा 6 और 3 आएगा। तो बेटा इवन पावर होने की वजह से माइनस तो खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली ये टर्म इसको खत्म कर देगा और ये आपका टर्म आ गया 12c6, ठीक। और 12c6 का मतलब ये टर्म कौन सा होगा 7th टर्म, क्योंकि ये 12c6 है, सफिक्स में 6 है तो 7th टर्म है, ठीक है ना। NCR R+1 टर्म होगा, ठीक। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x या फिर x की पावर 0 के टर्म निकालने का तरीका होता है। लेकिन तुम देखो इंटरनल जो दे रखा है x² - 2 प्लस 1/x² की पावर 6, इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। इंटरनल फंक्शन पता चला कुछ बन रहा है अपने आप ही और तुम बना नहीं पा रहे, वो चीज़ है। तो वहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइनोमियल में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर हो सकता है कन्वर्ट तो बेटा करो उसे कन्वर्ट, वो कन्वर्ट करने के लिए ही दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा इसमें इस बात को समझो कि दो चीजें हैं, दो टॉपिक्स हैं जो आपस में कोरिलेटेड है या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात की जाए, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ध्यान से सुनना, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात की जाए या फिर आपसे मिडिल टर्म की बात की जाए। तो ध्यान से समझ लेना, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होता है उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वही सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट में सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड मेंटेन करने वाला होता है। दोबारा सुनो मेरी बात, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है किसी भी तरीके का, उसमें मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वही लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड बाइनोमियल कोफिशिएंट या ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट फॉर द गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि तुम्हें बाइनोमियल में मिडिल टर्म निकालना आना चाहिए। तो तुम सोचो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम लोग मिडिल टर्म निकालना सीखते हैं। कैसे निकालना सीखते हैं मिडिल टर्म? नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन अगर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म जनरेट होते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन अगर इवन है तो 2, और ऑड है तो सिंगल मिडिल टर्म जनरेट होता है। उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था, जैसे मान लो कोई सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन है तो इवन में 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो n है तो n इवन थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो, तो n में 2 से डिवाइड n/2, और जैसे ही मिडिल टर्म आए उसके कंसेक्यूटिव टर्म n/2 + 1, तो 2 मिडिल टर्म जनरेट होते हैं। एक केस कब था, जब नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑड होते हैं, जैसे कि n बिलोंग्स टू ऑड, और अगर ऑड को बिलोंग कर रहा है तो सिंगल मिडिल टर्म जनरेट होगा, और उस मिडिल टर्म की पोजीशन पता करने के लिए ये जो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं उसको इवन बनाओ और 2 से डिवाइड कर दो। तो तुम सोचो n + 1 डिवाइडेड बाई 2, और n + 1 डिवाइडेड बाई 2 वुड रिप्रेजेंट मिडिल टर्म ऑफ अ एक्सपेंशन, वो किसी भी तरीके की एक्सपेंशन हो। लेकिन इसमें 2 बातें अलग अलग डायरेक्शन में की जा रही हैं। 2 बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि बेटा एक्सपेंशन में जो टर्म्स होते हैं वो इंडेक्स पावर से 1 ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी तुमने देखा था ना कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है
x प्लस ए की पावर मान लो 8 लिखा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 9 आएंगे। ध्यान से समझो, x प्लस ए पर पावर 8 है, यानी कि एक्सपोनेंट पर पावर इवन है, ये पावर क्या है बेटा? इवन। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन जो आएंगे दैट इज बिलोंग टू कैटेगरी ऑड। तो एक्सपेंशन में जो टर्म्स आएंगे ऑड आएंगे, और ऑड के लिए सिंगल मिडिल टर्म जनरेट होगा यहाँ पर। होगा, और सिंगल मिडिल टर्म जो जनरेट होगा उसकी पोजीशन की अगर बात की जाए तो ऑड को क्या बनाएंगे? इवन बनाएंगे और 2 से डिवाइड। तो 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। यानी कि इस एक्सपेंशन का जो फिफ्थ टर्म होगा वही इसका क्या कहलाएगा? मिडिल टर्म। और फिफ्थ टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, तो लिखने का क्या तरीका? टी फिफ्थ को 5 को कैसे लिख सकते हैं? टी 4 प्लस 1, तो इसको नहीं लिख सकते 8c4, और ये पावर किस पर जाएगी? a पर पावर 4 और x पर पावर 4 माइनस 4 दैट इज 4। और ये 8c4 है वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट 8c4 इन बाइनोमियल एक्सपेंशन तो बस इतना सा बात समझो, ठीक है। तो इसी तरीके से निकालना है। जैसे मान लो कोई भी बाइनोमियल आपको दे रखा है, तो बाइनोमियल जो भी दे रखा है उसमें क्या तरीका है? अगर आपसे ये कहा जाता है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा, तो आप ये कह दो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन, फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन मिडिल टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन यानी कि फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन मिडिल टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन, है ना, ये बात है बस। तो इसके जनरलाइज फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, ये बता तो दिया ना कि अगर पावर इवन है तो सिंगल मिडिल टर्म आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑड हो जाएंगे, और यहाँ अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन इवन हो गए, तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, ठीक है। देख लो एक बार तसल्ली से, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको? एक क्वेश्चन की जो वैरायटी आपसे पूछी जाती है वो वैरायटी क्या है बेटा? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट या मिडिल टर्म आपसे पूछ लिया जा सकता है, या फिर कोफिशिएंट से रिलेटेड आपसे बात पूछी जाएगी, है ना। क्या पूछा जाएगा? कोफिशिएंट से रिलेटेड बातचीत पूछी जाएगी कि बताओ इसमें कोफिशिएंट क्या आएगा, x की पावर ये इसका कोफिशिएंट क्या होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा,
ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब उसके बाद आता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अलग चीज़ होती है और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग बात है, ठीक है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में क्या होता है, केवल और केवल आपका कंसिडरेशन इससे नहीं रहता कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट के अलावा पूरे के पूरे टर्म को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है, ठीक है, तब जाके बातचीत होगी वहाँ से। तो दिमाग इस बात पर रखो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एक अलग टर्मिनोलॉजी है और बाइनोमियल ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, एक अलग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो जैसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की अगर बात की जाए तो क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये है कि वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द algebraic साइंस, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, हाउ मच द मैग्नीट्यूड इज लार्जर, ठीक है। जैसे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात समझने की कोशिश करो, जैसे -8 और 3 में आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे 3 बड़ा है ना, लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकली पूछूं, न्यूमेरिकली कौन बड़ा है बेटा, केवल मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो 8 बड़ा है ना 3 से। अलजेब्रिक साइन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो सेम इसी तरीके से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्या मतलब है कि हम अलजेब्रिक साइन कंसीडर नहीं करेंगे, केवल और केवल मैग्नीट्यूड पर ही बातचीत की जाएगी अपनी, ठीक। तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में एक डेरिवेशन है सिंपल सा, उसके बेसिस पर ही सारा काम किया जाता है। जैसे मान लो लिखा है x प्लस ए पर पावर n, ठीक है। हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि tr+1 जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है tr से, यानी कि इसके पीछे के सारे टर्म से, एंड ऑल्सो tr+2 से, यानी कि एक कोई tr+1 बीच में टर्म है वो आगे के सारे टर्म से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, अज्यूम कर रहे हैं, और ये ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है tr+1 tr से, यानी tr+1 सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड का मतलब वो है टर्म। तो बस ये कंडीशन ये जो है आपकी वो सॉल्व करनी है, तो सॉल्व करने के लिए इसको उठा लेते, ये आपने अज्यूम किया है कि tr+1 जो है वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं, तो x प्लस ए की पावर n, इसमें इस बात को ध्यान रखना कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव, और नहीं है तो मॉडुलस वगैरह लगाएंगे, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए साइमल्टेनियसली, तो मॉडुलस लगा के चलेंगे। तो दिमाग दौड़ाओ थोड़ा यहाँ से कि किस तरीके से करना है। tr+1 दोनों ही इसके लिए लिखते हैं, तो जब tr लिखा जाएगा तो tr को tr-1 लिख सकते हैं, -1+1, तो क्या लिखा जाएगा इसको, ये लिखोगे NCr-1 a पर पावर r-1 और x पर पावर n-r+1, और ये ग्रेटर देन आएगा NCr-1 a पर पावर r-1 x पर पावर n-r+1, और ये आएगा NCr a पर पावर r x पर पावर n-r, ठीक है। और देखो ध्यान से यहाँ से समझते चलना चीजों को, जैसे a पर पावर r है और ये भी a पर पावर r है, ये a पर पावर r-1 है, एक जो a है वो इसको यहाँ लिखो। इसी तरीके से तुम सोचो, इसमें एक x पर पावर n-r है और यहाँ x पर पावर n-r है, तो ये जो एक x बचा उसको यहाँ कर देते हैं, तो अब होगा क्या, ये a पर पावर r, ये a पर पावर r को खत्म कर देगा, ये a पर x पर पावर n-r, ये इसको खत्म कर देगा, खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद में इनके भी एक्सपेंशन ध्यान से समझ लो क्या होते हैं, जैसे NCr जो होता है तो इसका बोलते हैं फैक्टर n अपॉन फैक्टर r फैक्टर n-r, बाइनोमियल, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, फैक्टर n अपॉन फैक्टर r फैक्टर n-r, ये किसका होता है, बाइनोमियल
मैं बाइनोमियल कह रहा हूँ, बाइनोमियल कोफिशिएंट भी होते हैं और आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो एन सी एन माइनस आर, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। और ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए, और यहाँ से इसको और भी देख लो ध्यान से, ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ध्यान से समझो, ये फैक्टोरियल एन से ये फैक्टोरियल एन खत्म, और इसमें से आर जब कॉमन लोगे आप, जब आर कॉमन लोगे तो अंदर आर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आर माइनस वन है वो इस आर माइनस वन को भी खत्म कर देगा। और ये क्या है, एन प्लस एन माइनस आर प्लस वन, इसको पूरे को बाहर लोगे फैक्टोरियल के तो ये घट जाएगा इसमें से, तो यहाँ से इसको मैं बाहर कर रहा हूँ ब्रैकेट में, और इंटरनली जो मॉडुलस में बचेगा दैट इज एन माइनस आर। तो ये एन माइनस आर ये भी खत्म हो गया, और सिंप्लीफाई करके वहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस एक्स अपॉन ए लेस देन इक्वल टू, ये एन माइनस आर प्लस वन को इधर लेकर चले जाओ, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, और ये है आपका कंडीशन फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट नंबर। कंडीशन फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट नंबर देख लो सर। और जिस तरीके से आपने ये इनइक्वालिटी सॉल्व की है, क्योंकि टी आर प्लस वन पीछे के ही टर्म से बड़ा नहीं होगा, आगे के जितने भी टर्म्स आने वाले हैं उनसे भी बड़ा होगा, तो सेकंड इनइक्वालिटी भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो वो अभी मैं बता देता हूँ, पहले इतना समझो कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, सेकेंड इनइक्वालिटी की इसी तरीके से कंडीशन सॉल्व होगी, और इन दोनों कंडीशंस क्या है। अब तुम सोचो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का फंडा चल क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है बेटा, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से चीज़ें तुम करोगे तो यहाँ से इस कंडीशन से आर की वैल्यू निकाली जाती है, और तुम दिमाग दौड़ाओ, आर की जो भी वैल्यू निकाली जाएगी उसमें वन ऐड कर दिया जाए तो टी आर प्लस वन पता चल गया। मतलब ये कंडीशन अप्लाई होगी एक, और एक ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन जो आएगा आर, मान लो इस कंडीशन का जो आर सॉल्व होकर आ रहा है वो आ रहा है 3 या 3 से ज़्यादा, और इसका आ रहा है 4 या 4 से कम। तो 3 और 4 के बीच में जो जैसे 5 या 5 से कम, तो 3 या 3 से ज़्यादा, 5 या 5 से कम, तो इनके बीच में इंटीजर पकड़ लो, 4 आ गया, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर होगी, क्योंकि आर जो है वो हमेशा इंटीजर को ही तो बिलोंग करेगा, क्योंकि प्लेस की बात हो रही है, हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। आर हमेशा किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, ठीक है, क्योंकि प्लेस कभी ऐसे तो होता है जीरो प्लेस का टर्म, तो इसलिए आर की जो भी वैल्यू आएगी, तो तुमने क्या माना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म टी आर प्लस वन को, तो वहां से उस एक्सपेंशन जो भी एक्सपेंशन दे रखा होगा, जैसे ये दे रखा है ना एक्स प्लस ए की पावर एन, इसका टी आर तो पता चल ही गया दोनों ही कंडीशन के इंटरसेक्शन से, और वहां से जो आर की वैल्यू आएगी उसे इसमें रखेंगे, तब जाके आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पता चलेगा। तो मतलब क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताओ
कि इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा तभी तो निकालेंगे क्या होगा, तो कौन सा होगा उसके लिए ये कंडीशन लगाएंगे, जिससे कि ये पता चल जाए कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का 7th टर्म जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। और एक बार ये पता चल गया तो 7th टर्म निकालना है, और दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, क्योंकि वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा ये पता करने के लिए एक कंडीशन तो ये है कि TR+1 TR से बड़ा कर दो, और सेकंड कंडीशन है कि TR+1 आगे के जितने टर्म्स हैं उनसे भी मैग्नीट्यूड में बड़ा कर दो। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा R के लिए और इंटीजर R वही कंसिडरेशन में लिया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से रिलेटेड बातचीत होगी। अब मेरी बात समझो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के, मिडिल टर्म के और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर्स के क्वेश्चंस सब तुम्हें हैंड राइटेड नोट्स में मेरे प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से खूब सारे क्वेश्चंस भरमार की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो फाइनली बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसमें लार्जर पार्ट खत्म हो गया, बस केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करने हैं, और क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करने के बाद उसके जो भी डाउट्स हो ग्रुप पे डालते जाना, मैं धड़ाधड़ सॉल्व करके उनको भेजता चला जाऊंगा। थ्योरेटिकल कंटेंट तुम्हारे पास हो गया, तो जितना क्वेश्चन उसमें टाइप जो लिखा हुआ है ना, कम से कम उतना सारा ही क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कल मैं क्या करूँगा, इनसे जितने भी टॉपिक्स जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन उठाकर मैं डिस्कस करा दूंगा। उसके बाद में बाइनोमियल में केवल एक दिन और लगेगा हमको, जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि C0 की पावर स्क्वायर, C1 की पावर स्क्वायर, C2 की पावर स्क्वायर, C3 की पावर स्क्वायर, C0 Cn, C1 Cn-1, C2 Cn-2, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो मतलब बाइनोमियल में कल तो न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे, जो आर्टिकल्स पढ़ाएंगे समझ लो तुम 70% बाइनोमियल खत्म हो गया। अब केवल 30% रह गया, जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, वरना एडवांस में तो 100% पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे। कल के क्वेश्चन डिस्कस कराने के बाद फिर अगले दिन उसका वीडियो पहुंच जाएगा तुम्हारे पास में रिकॉर्डेड, और फिर हम लोग अपना तुरंत जैसे ही बाइनोमियल एक्सपेंशन खत्म हुआ उसके 1-2 दिन और क्वेश्चन अगर कराने हैं तो कराने के बाद, वरना व्हाट्सएप पर जो पूछोगे वो बताने के बाद सीधे हम लोग अपना फंक्शन यानी कि कैलकुलस पर जंप करेंगे। और मेन मोटिव अब हमारा कैलकुलस ही रहेगा, बाकी का पूरा एनर्जी और पूरी की पूरी जो भी ताकत है वो इस चैप्टर पर लगाई जाएगी फंक्शन। और फंक्शन के बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, छोड़ना नहीं बेटा क्लास है। और फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन, डेफिनेट, इंडेफिनेट, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको कांटेक्ट में रहना है, व्हाट्सएप पर जो भी कैंडिडेट्स नहीं है उनको भी लेके आओ प्रॉपर तरीके से, और ढंग से पढ़ो बेटा, लूज नहीं होना है लास्ट टाइम पे, क्योंकि मेहनत पीछे की है उसको बर्बाद नहीं होने देना है बस। ठीक है, बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन सेशन, बाय।